नमस्कार। आज हम तमिलनाडु की राजनीति में हुए एक ऐसे डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। सी जोसेफ विजय और उनकी नई राजनीतिक पार्टी टीवीके का एकदम से उभरना। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो ये देखना सच में बेहद दिलचस्प है कि कैसे एक बिल्कुल नए नेता ने हमारे स्थापित लोकतांत्रिक ढांचे में इतनी मजबूती से अपनी जगह बना ली है। ये किसी बड़े अजूबे से कम नहीं है, एक नया लोकतांत्रिक अजूबा, और कैसे पारंपरिक राजनीतिक गणित को पीछे छोड़ दिया गया। दरअसल भारतीय राजनीति में एक अलिखित नियम सा बन गया है कि सफल होने के लिए एक मजबूत जातीय या धार्मिक वोट बैंक होना ही चाहिए। लेकिन अब जरा इस 40 लाख के आंकड़े को देखिए। तमिलनाडु में कुल 5.67 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें ईसाई समुदाय की आबादी सिर्फ 6 से 7%, यानी इसी 40 लाख के आसपास है, और विजय इसी समुदाय से आते हैं। अब सिर्फ इतने छोटे आधार पर राज्य की सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत करना, गणित के हिसाब से ये नामुमकिन लगता है। लेकिन विजय ने पारंपरिक धार्मिक लामबंदी को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। वो मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर सब जगह गए और एक ऐसा मजबूत धर्मनिरपेक्ष ब्रांड तैयार किया जिसने इस पुराने राजनीतिक समीकरण को ही पलट कर रख दिया। और ये धर्मनिरपेक्ष और साफ सुथरी छवि रातों रात नहीं बनी। आपको विजय की सुपरहिट फिल्म सरकार की कहानी तो याद होगी, जहां एक एनआरआई वापस आता है, देखता है कि उसका वोट किसी और ने डाल दिया है, और फिर वो चुनावी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ देता है। विजय ने अपनी फिल्मों में लगातार ऐसे नैतिक और भ्रष्टाचार विरोधी किरदार निभाए हैं। इसी सिनेमाई बैकग्राउंड ने धीरे धीरे जनता के बीच उनके लिए एक बेहद मजबूत और भरोसेमंद राजनीतिक ब्रांड खड़ा कर दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम पहलू पर, युवा और नशा मुक्ति पर उनका रणनीतिक फोकस। देखिए, लोकप्रियता तो उनके पास पहले से थी, लेकिन युवाओं को राजनीतिक रूप से अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा उठाया, ड्रग्स। तमिलनाडु में नशीले पदार्थों की समस्या काफी गंभीर है और हर पार्टी ने इससे निपटने के वादे किए हैं। जैसे डीएमके ने नारकोटिक्स इन्फो एंड रिपोर्टिंग सेंटर बनाने की बात कही और बीजेपी ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का वादा किया। लेकिन टीवीके का अप्रोच एकदम अलग और सीधा था। उन्होंने हर स्कूल और कॉलेज में एंटी ड्रग प्रोटेक्शन जोन बनाने और छात्रों को सीधे मासिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा। युवाओं को ये प्रोएक्टिव और सीधे तौर पर उनके भविष्य से जुड़ा हुआ समाधान बहुत पसंद आया। हमारा तीसरा पॉइंट काफी दिलचस्प है, फैंस का कैडर में बदलना, यानी मॉडर्न ग्रास रूट मोबिलाइजेशन। नीतियां बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सोचिए, एक एक्टर जो 31 सालों से फिल्मों में है, जिसके हर तालुका और जिले में फैन क्लब मौजूद हैं। टीवीके ने इस पूरी बिखरी हुई फैन मशीनरी को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक अनुशासित राजनीतिक पार्टी में बदल दिया। फैन क्लब्स रातों रात पार्टी ऑफिस में तब्दील हो गए। बिना किसी बाहरी संगठन की मदद के एकदम ग्राउंड जीरो से एक मजबूत कैडर खड़ा हो गया, जिसने राज्य की सभी 234 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। ये सच में अभूतपूर्व है। और सिर्फ जमीनी स्तर पर ही नहीं, उनका डिजिटल गेम भी एकदम नेक्स्ट लेवल था। स्मार्टफोन्स के जरिए लोगों तक सीधे पहुंचने के लिए टारगेटेड मैसेजिंग का इस्तेमाल किया गया। समय बचाने और एक साथ कई जगह पहुंचने के लिए उन्होंने होलोग्राम रैलियां की। सबसे अनोखी बात तो ये थी कि विजय के जो बॉडी डबल्स आमतौर पर शादियों या इवेंट्स में परफॉर्म करते थे, उन्हें भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया गया। और इसका असर, फ्रांस, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों से बड़ी संख्या में एनआरआई मतदाता सिर्फ विजय को वोट देने के लिए उड़ान भरकर भारत आए। ये एक ग्लोबल लेवल की लामबंदी थी। चलिए अब चौथे पॉइंट पर चलते हैं, उम्मीदवारों की जांच करने का कॉर्पोरेट स्टाइल। हम सब जानते हैं कि राजनीति में अक्सर भाई भतीजावाद या पैसों का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन टीवीके ने यहां भी एक अलग पारदर्शी रास्ता चुना। उन्होंने हजारों आवेदनों में से उम्मीदवारों का बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह कड़ा इंटरव्यू लिया। सबसे पहले उनका सामाजिक प्रभाव देखा गया, फिर ये परखा गया कि आम जनता से उनका सीधा कनेक्शन कैसा है। उनसे उनके इलाके की छोटी छोटी समस्याओं पर सवाल किए गए, और अंत में ये देखा गया कि क्या वे वाकई एक पूरा कैंपेन संभाल सकते हैं। ये सब इसलिए किया गया ताकि ये पक्का हो सके कि जो भी व्यक्ति चुनकर आए वो स्थानीय जनता के प्रति पूरी तरह जवाबदेह हो। कोई नेपोटिज्म नहीं, सिर्फ मेरिट। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, द लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी एक समान चुनावी माहौल। देखिए, उम्मीदवार कितने भी अच्छे हों, लेकिन किसी भी चुनाव का नतीजा काफी हद तक वहां के चुनावी माहौल पर निर्भर करता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का उदाहरण है, जहां चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण और केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों के आरोप लगातार चर्चा में रहते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु का माहौल काफी अलग था। वहां केंद्रीय एजेंसियों का कोई सीधा दबाव या डराने धमकाने जैसी स्थिति नहीं थी। इसी निष्पक्ष माहौल यानी एक लेवल प्लेइंग फील्ड ने इस नई पार्टी को बिना किसी डर के पूरी तरह से मुद्दों पर आधारित अपना धर्मनिरपेक्ष अभियान चलाने का पूरा मौका दिया। तो इन सब बातों का कुल मिला के क्या निष्कर्ष निकलता है? चलिए हमारे आखिरी पॉइंट पर, लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का समग्र आकलन। एक विश्लेषक के नजरिए से देखें तो यह पूरी घटना यह साफ कर देती है कि जब चुनाव का मैदान निष्पक्ष होता है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, तो वहां नए और धर्मनिरपेक्ष विकल्प आसानी से उभर सकते हैं। जब डराने धमकाने या पहचान की राजनीति का जोर नहीं होता, तो लोग असल मुद्दों पर आधारित राजनीति को खुलकर सपोर्ट करते हैं। ये इस बात का एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है कि अगर परिस्थितियां सही हों तो नए विकल्प मजबूती से पनप सकते हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुक जाते हैं। अगर निष्पक्ष परिस्थितियां और आधुनिक जमीनी रणनीतियां मिलकर दशकों पुराने स्थापित राजनीतिक एकाधिकार को तोड़ सकती हैं, तो पूरे देश में लोकतंत्र के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? क्या आने वाले समय में हमें भारत के बाकी हिस्सों में भी ऐसे ही नए और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।